ऑल वर्ल्ड चैनल में आप सभी प्यारे मुअज़्ज़िज़ दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, चाइना आज के वक्त में सेकंड वर्ल्ड इकोनॉमी है। इससे पहले हम बात शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पर ज़रूर लाजमी प्रेस करें। दोस्तों, चाइना वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इसका पहला फ़ेज़ 1939 से 1970 के बीच शुरू होता है, जो जदीद चीन के बानी माओ ज़ेडंग के वक्त से शुरू होता है, जो उनका टाइम पीरियड है, जिसमें उन्होंने बहुत से रिफॉर्म्स करे चाइना की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, और बहुत से देश उनसे प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने सोचा था कि चीन को वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे बनाया जाए, इसके लिए उन्होंने बहुत से रिफॉर्म्स करने चाहे। लेकिन वह ये रिफ़ॉर्म इस तरह से नहीं करना चाहते थे कि जैसे दुनिया करती है। वे चाहते थे कि पूरी दुनिया से अलग रहकर वे अपने चीन में अलग एक इकोनॉमी बिल्ड करें। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, ऐसा मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है कि हम अलग थलग रहकर पूरी दुनिया से और हम वर्ल्ड इकोनॉमी बनना चाहे तो ये बहुत ही मुश्किल है। और ऐसा ही उन्होंने वक्त में हुआ। तो माओ ज़ेडुंग ने एक पॉलिसी शुरू करी, जिसके तहत उन्होंने अपनी मैन फोर्स, यानी कि जो उनके यहाँ पर आबादी थी, जो 1990 तक, जो कि 1990 तक 1 अरब हो चुकी थी या 1 अरब से ज़्यादा। तो उन्होंने सोचा, क्यों ना हम जो दुनिया में सबसे ज़्यादा चीज़ बिकती है स्टील, हम उसका उत्पादन करना शुरू कर दें। क्योंकि आप देखते हैं दोस्तों, स्टील हर किसी चीज़ में, हर किसी मैन्युफैक्चरिंग शोबे में इस्तेमाल होती है। स्टील की ही यहाँ तक के जो कंपनियाँ शुरू होती है, जो कंपनियों में मटेरियल लगता है, उसमें भी स्टील एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करती है। तो इसी के लिए उन्होंने एक ऐसी स्कीम लॉन्च करी कि जिसके तहत शहरों से और गांवों से सभी मज़दूरों को और सभी अमीर आदमियों को भी इसमें लाया गया और कारखानों में काम कराया गया। लेकिन दोस्तों, इससे इतना फ़ायदा नहीं हो सका कि जितना कि चाहा गया। क्योंकि दोस्तों, इसमें लोग तो बढ़ गए, लेकिन जो गाँवों से लोग आए थे वह खेती नहीं कर पा रहे थे। इसके कारण सूखा भी पड़ा और लोग भूखे मरने लगे, भूख प्यास से। सूखा पड़ा और दूसरी तरफ जो अनाज रहा सहा रहा था, वहाँ पर से भी लोगों को काम करने के लिए ज़बरदस्ती लाया जाने लगा। इस वजह से लोगों को खाने के लिए नहीं मिला और वह मरने लगे। इसी के देखते हुए लोगों ने जो गवर्नमेंट के, जो हुकूमती इदारों के पास जो रखा रहता है माल, बचा हुआ स्टॉक रखा हुआ, उन पर लोगों ने अपना कब्ज़ा करना चाहा, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें जेल में भर दिया गया। इसी के देखते हुए वहाँ पर बहुत एहतजाज हुए, बहुत से एहतजाज हुए, जिन्हें पुलिस फोर्स के द्वारा और मिलिट्री के द्वारा रोक दिया गया। और दूसरा शुरू हुआ इसके बाद कल्चरल रेवोल्यूशन, जिसके तहत कम्युनिस्ट पार्टी ने, जो कम्युनिस्ट से अलग अलग नज़रिए रखते थे, उन्हें चुन चुन कर मार दिया गया। तो दोस्तों, यह माओ ज़ेडुंग के पहले कार्यकाल का है। लेकिन दोस्तों, फिर 1980 से दूसरा फेज़ शुरू होता है, जिसमें 1980 में उनकी इकोनॉमी 180 बिलियन थी, लेकिन वह 1990 में 360 हो जाती है। इसके द्वारा दोस्तों, जो दूसरा फेज़ शुरू हुआ, इसमें चाइना को बाहर के निवेशकों के लिए द्वारा खोल दिया गया, जिसमें आज हम देखते हैं कि सीपैक है, जो कि चाइना पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा है, यह बनाया गया है। और दूसरे मंसूबे में ये अलग मंसूबा है, जो कि तुर्कमेनिस्तान से चाइना गैस पाइपलाइन शुरू कर दी है, इसे चालू भी कर दिया गया है। इसी के बदले में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना आज सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 2022 की भी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ तक भी
आज 2018 की ये रिपोर्ट है कि 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बन चुका है सेकंड मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी। और उन्हों का नज़रिया है कि 2025 तक हम 22 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे। और इसी के देखते हुए पूरी दुनिया ने उसे ग्लोबल फैक्ट्री इन द वर्ल्ड का भी खिताब दिया जा चुका है चाइना को, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा जो फैक्ट्री है वहाँ पर लगी हुई है। हज़ारों के हिसाब से जो कंपनियाँ अपना माल बनाती है, जैसे कि एसी हुआ या मोबाइल प्रोडक्ट, जैसे कि ओप्पो के वीवो के मोबाइल आपको पूरी जगह मिल जाएंगे, शूज़ वगैरह हुआ, जो यह अपने यहाँ पर बनाती है और पूरी दुनिया में इन्हें एक्सपोर्ट करती है। 50% से ज़्यादा कोयला, सीमेंट, 50% से ज़्यादा आपको शिप, यहाँ के कंटेनर, यहाँ के स्टील, 101.7 बिलियन मैट्रिक टन स्टील आपको पूरी दुनिया में जो मिलेगा वह चाइना का ही बना हुआ मिलेगा। आधे से ज़्यादा पूरी दुनिया का चाइना बनाता है। और यहाँ तक के 90% अमेरिकन फ्लैग्स भी चाइना ही बनाता है, क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में यही दोनों सुपर पावर का स्टेटस पर लड़ाई होगी। लेकिन चाइना इतना करता है कि वह खुद अमेरिका तक के फ्लैग्स बनाता है। 1980 तक का जो इनका पहला फ़ेज़ था, उसके बाद में इन्होंने 1980 के बाद के फ़ेज़ में शेंज़न जो एक इलाका है वह पहले बहुत ही गरीब था, लेकिन वहाँ पर एक स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन डेवलप कराया गया। उसके बाद यह इलाका आज के वक्त में पूरी दुनिया का ग्लोबल हब माना जाता है, जहाँ पर मेड इन चाइना की चीज़ें आपको पूरी दुनिया में मिल जाएगी। यह पहली शुरुआत इसकी शेंज़न से हुई। शेंज़न स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं। फिर इसी के मद्देनज़र देखते हुए जब वहाँ पर तरक्की होनी शुरू हो गई, फिर यह स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन पूरे चाइना में फैला दिए गए, जिसके तहत चाइना में बहुत से इन्वेस्टर पैसा लगाना शुरू कर दिया। बहुत से इन्वेस्टरों ने, और जो चाइना की जो फैक्ट्री थी वह बहुत मजबूत होना शुरू हो गई। और उन्हों की पहले जो एवरेज इनकम थी वो 155 बिलियन डॉलर थी, और आज के वक्त में यह 8 या 7.5 हज़ार यूएस डॉलर है, जो कि अनकरीब बहुत ही ज़्यादा है उस वक्त के मुकाबले। आप देख लीजिए कि कितनी स्पीड से इनों की इकोनॉमी ग्रोथ हुई है। 2000 से पहले ये खाली जो चाइना है वह जैसे खिलौने हुए या ऐसे प्रोडक्ट के लिए जाना जाता था जिन्हों की पूरी दुनिया में कोई ऐसी सहूलियत या ऐसी चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन 2000 के बाद में चाइना ने और भी शोबों में बहुत सी जल्द तरक्की करी और मैन्युफैक्चरिंग हब के बारे में सामने आया, क्योंकि वहाँ पर ऑटोमोबाइल्स, मोबाइल्स और स्टील, सीमेंट और बहुत सी फैक्ट्रियाँ धड़ लगनी शुरू हुई, जिसके बाद अब वह मैन्युफैक्चरिंग हब के नाम पर पहचाना जाने लगा। और दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा जो उसका योगदान हुआ वह स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन के ज़रिए हुआ, क्योंकि दोस्तों आज के वक्त में जहां पूरी दुनिया में 43,000 स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन है, उसमें आधे से ज़्यादा करीब 23,000 स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन खाली अकेले चाइना में है। आप इससे समझ सकते हैं दोस्तों कि ये कितना बैठता है। दोस्तों ये आधे से भी ज़्यादा बैठते हैं 23,000। इसी की वजह से जो चाइना के फॉरेन रिज़र्व है और जो हांगकांग के फॉरेन रिज़र्व है, जो आदमी अपने लिए पैसा बचा कर रखता है आड़े वक्त के लिए, ऐसे ही देश भी अपने आड़े वक्त के लिए बचा कर रखते हैं। चाइना के पास इतना है कि वह अगर अमेरिका से उसका कॉम्प्रोमाइज़न करा जाए तो वह अमेरिका से भी ज़्यादा बैठेंगे। और दोस्तों इसी के हम आपको इंडिया की बात बताएं तो यहाँ पर इंडिया में 1500 यूएस डॉलर इनकम है आदमियों की, जो 2018 के पास की रिपोर्ट है। तो दोस्तों आप इससे सोच सकते हैं
कि उसका अमेरिका को छोड़कर अब इस टाइम कोई भी उसकी टक्कर का मुल्क नहीं है। यहाँ तक कि जो थर्ड कंट्री है जापान, उन्हों के पास 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है और चाइना की 22 ट्रिलियन इकोनॉमी है, यानी कि जापान की 3 है और चाइना की 22। तो दोस्तों आप इससे सोच सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर है। और चाइना में और अमेरिका में इतना नहीं, क्योंकि चाइना की और अमेरिका में खाली 4-5 ट्रिलियन का ही फ़र्क है, जो हो सकता है आने वाले वक्तों में बहुत ही स्पीड से ख़त्म हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से चाइना ने इतनी इकोनॉमी अपनी डेवलप करी है, 80 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से ऊपर उठाया है, उन्हें मैन्युफैक्चरिंग हब में डेवलप किया है, उन्हें बदला है, इस तरीके से वह आने वाले वक्त में भी बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा। जिस तरह से दोस्तों आपको इंडिया के लोग पूरी दुनिया में देखने को मिल जाते हैं, उसी तरह से चाइना का माल आपको पूरी दुनिया में उससे ज़्यादा दिखने को मिलता रहेगा। और दोस्तों एक बात चाइना के बारे में मशहूर है कि वहाँ पर जो कंटेनर आते हैं वह आधे खाली होते हैं और जो वहाँ से जाते हैं वे पूरे भरे हुए होते हैं। यानी कि मान लीजिए कि अगर 50 शिप जाती है तो वहाँ पर 25 शिप खाली जाती है, और जब वहाँ से आती है तो वह 25 खाली भी और जो 25 भरी हुई है वह सारी ही भर कर आती है। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब इतना डेवलप हो चुका है कि उन्हें और माल के लिए कंटेनर ख़रीदने पड़ते हैं, और दोस्तों और मुल्कों में और कम से कम होता जाता है और उन्हों का यहाँ पर बढ़ता जाता है। यह सबसे मेन पावर है जो इन्हों की जो आबादी है, वह जो माल बनता है वह इन्हों के यहाँ पर बिक भी जाता है और जो बाकी बचता है वो बाहर चला जाता है। और जो सबसे ज़्यादा आबादी है, इस वजह से उन्हें कारीगरों की भी कमी नहीं पड़ती। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताइए। आगे बताइए कि हम कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाएं। शुक्रिया।